तो देखो सुनो मेरी बात, इधर चाहिए तो इधर रहो, उधर चाहिए तो एक जगह एडजस्ट हो जाना, कोई भी सीट। ये एक छोड़ो, गर्ल सारे इधर आ जाएंगे बीच में। अरे यार ये सुनो, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिलर है ना, यहाँ इतने में काम हो जाएगा, इतने में बैठ जाएंगे लोग। आगे तो यहाँ भी है यार, यहाँ भी आगे है। देखो रुको, शांत, ठीक है ना। अभी बात वो नहीं है, अगर तुम किसी भी अच्छे ब्रांड में जाओगे वहां जैसे मैं सीकर में था, मैं बताऊं बिल्कुल, तो मैं बताऊं वहां इतना अच्छा इंटरेक्शन देखा मैंने। बच्चा जब कोचिंग में एंटर करता है तो पहले तो पैर छू के एंटर करता है, उसके कोचिंग के वो होते हैं ना। मैं पहली बार मैं खुद शॉक था, भाई ये क्या क्या कल्चर है, गजब कल्चर है। ठीक है, वहां इंटरनल मतलब इतना अच्छा माहौल कि एक तरफ गर्ल्स का रो अलग बना हुआ है, बॉयज का रो अलग बना हुआ है, दो बीच में पार्टीशन है इस तरीके से। ठीक है, वहां कोई फालतू बात होती ही नहीं है, ओनली पढ़ाई की बात, टेस्ट की बात, टारगेट की बात, अगले जो मतलब टेस्ट होगा बड़ा लेवल का, उसमें कौन किसको मेडल मिलेगा, हम वो सब यहां करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, प्रोग्राम भी करेंगे। जब तुम्हारे 4-5 टेस्ट हो जाएंगे, जो तुम्हारी जिसकी बेस्ट की परफॉर्मेंस होगी, हम ऑडिटोरियम के अंदर उसको अच्छे से फैसिलिटेट करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और हो सकता है आगे जाके तुम्हारे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें चीजों के अंदर। तो प्लीज ध्यान रखना टेस्ट का, इसलिए पहले मैं बोल दूं आपको। ठीक है, टेस्ट में परफॉर्मेंस का, अच्छी मतलब रैंक का, पेरेंट्स को भी पता चले कि तुम्हारा भी बच्चा जो है बहुत अच्छा कर रहा है और इस बार टॉप रैंक दे देगा। मतलब तुम अगर कुछ टेस्टों में सही कर गए तो मान के चलो तुम टॉप रैंकर में आ गए, क्योंकि जो बच्चा अपने मेंटेन कर लेता है ना, शुरू के जो टेस्ट है अपने स्टार्टिंग के, मतलब थोड़ा मेंटेन करके चलता है, वो लगभग लगभग उसी मार्क्स को नीट में लेकर के आ रहा होता है। इस साल भी मैंने चेक किया, लगभग लोग वही आ रहे होते हैं। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 550 के आसपास मार्क्स हैं जिनके? एक। तो इतनी पीछे क्यों बैठा है भाई? आ गया, कोशिश कर आगे आने की। इधर कौन था? इधर एक, चार। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 500 के आसपास आ रहे हैं? 500 के आसपास। ठीक है, ठीक है, 400 से 500 के बीच में हाथ उठाओ, 400 से 500 के बीच में। ठीक है, इधर ये क्या है नहीं? सही सही बोलो, कितने? 450 ना, ठीक है। नहीं, 300 वाले तो उनको तो मतलब बेसिक से करा नहीं है, उनको उस रेंज में लेकर के आना है, मतलब 500 वाली रेंज में लेके आना है। नहीं नहीं, वो ठीक है। देखो, जिनके ज्यादा हैं उनको थोड़ा समझ लो 700 तक पहुंचाना है, जिनके 500 हैं उनको 650 पहुंचाना है। ठीक है, और जिनके बहुत कम है उनको 630 पर लेके आना है, पहली प्रायोरिटी है। फिर वो उन बच्चों में दम है तो 700 क्रॉस कर जाए, हमारी पहली प्रायोरिटी है। मतलब अब मैं जिसके 300 मार्क्स हैं उसको 700 के लिए पुश करूंगा तो फैल जाएगा वो, समझ गए? तो थोड़ा देखना पड़ता है किस बच्चे को कितना पुश देना है, कितने में वो कितना कंफर्टेबली वहां तक पहुंच सकता है। तो पहला धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो कल मैं दोबारा बोलूंगा नहीं, या कोई और नहीं बोलेगा, इन लोगों ने बोल दिया शायद, मुझे लग रहा है आज। गर्ल्स कोई भी एक रो, और मैं बोल रहा हूं कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बीच में यहाँ गर्ल्स आ जाएंगे। अब कोई बोलेगा नो डिस्टर्ब, ठीक है, क्योंकि पिलर लगा हुआ है, ये जगह कम है, इतने में वो कवर कर लेंगे सारे के सारे। बॉयज को ज्यादा जगह चाहिए तो ये पूरा बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत विजिबिलिटी अच्छी है। तुम लोग कल से पहली सीट यहाँ पकड़ोगे आकर के। ठीक है, ये बेस्ट सीट है ये वाली, समझ रहे हो ना? नहीं, आ जाओ पर आके टाइम वेस्ट मत करना। अगर 6:30 पे आ, 6 बजे आ जाओ, पर आके किताब खोल के अपना रिवीजन मार लो सारा का सारा। आज क्या स्टार्ट होने वाला है देख लो एक बार, आकर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए, वेस्ट मत करना बस। ठीक है, और ये जगह भी ठीक है बॉयज के लिए, ठीक है, इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो कल कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे गर्ल्स इधर इस वाले रो में बैठेंगे जो भी, और जब अगर बच जाती है तो बॉयज ही बैठ सकते हैं पीछे। ठीक है, पर बॉयज कोशिश करेंगे जितना आगे आ सकते हो, मतलब जितना कवर कर सकते हो इधर और इधर आगे रहना। ओके, पहली बात। चलो, दूसरी बात, मैं कल से एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूं। सारे बच्चों के पास एनसीईआरटी कंपलसरी मेरी क्लास में होनी चाहिए। हर क्लास के एंड में एनसीईआरटी जैसे हम कराते थे वो कराएंगे, मैं स्नैप लेके आऊंगा इसका। और कुछ क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन हर क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे। आज मैं 7-8 क्वेश्चन लेके आया हूँ पुरानी वाली क्लास में, तो रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, पर कल से चीजें स्टार्ट होंगी। आज पहले सीटिंग प्लान थोड़ा आप देख लेना, कोशिश करना जितना आगे आ सकते हो पीछे बेटा, कोशिश कर लियो आगे आने की जितना आ सकते हो। मुझे भी अच्छा लगता है ना विजिबिलिटी मेरी अच्छी हो, मतलब मैं देखो पीछे बैठने का तुम कंफर्ट हो, पर मुझे
जो अच्छे बच्चे थोड़ा इंटरेक्ट करने में, तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछोगे, तो तुम्हारी वजह से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं पूछ पा रहे हैं, उनको क्लियरिटी आ जाएगी। तो तुम्हारा आगे बैठना भी जरूरी है थोड़े बहुत बच्चों का, ठीक है। वैसे देखा तो पीछे ही होती है, बट फिर भी थोड़ा आगे बैठोगे, थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? पिलर से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हो रही है इस पिलर से? देखो वैसे हमने एक बिल्डिंग भी देखी है, पर आप शिफ्ट नहीं करना चाह रहे हैं, टाइम लगेगा 2 जगह शिफ्ट करने के अंदर, इसमें पिलर ही नहीं है, नहीं नहीं उसको टाइम लगेगा अभी, तो देखते हो वो बन जाती है तो ठीक है, एक फ्लोर नीचे वाला भी ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी लेकिन पिलर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये पिलर ही एक्चुअल में, चलो ठीक है, उससे मैं ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने क्या कैसे लेना है, चलो कोई नहीं, ठीक है, टेंशन मत करो उसके लिए, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कल, धीरे धीरे सीटिंग प्लान अच्छा करेंगे, आगे बैठेंगे और कोशिश करेंगे, तुम और आगे आ सकते हो तो और आगे आ जाओ, एक सीट और आगे आ सकती है ये वाली। अच्छा विजिबिलिटी में दिक्कत आएगी, हाँ ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, वापस आ रहे हैं। अरे इन्होंने मोड ही चेंज नहीं किया, इसको भी थोड़ा ऊपर करवाना है ना। ठीक है, तो कल मैंने बेसिक करा दिया था, जो बेसिक करा दिया था वो मैं मतलब रिवाइज करा करके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम करने वाले हैं। कल कितना करा दिया था मैं एक बार बोल दूं, कल मैंने बेसिक बताया था कि रेस्पिरेशन है क्या, समझना मेरी बात, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या, पर्पस क्या है रेस्पिरेशन का, तो मैंने बोला था रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है एनर्जी का फॉर्मेशन, बॉडी के अंदर ऊर्जा या अच्छा कोई बच्चे हिंदी मीडियम से, प्योर हिंदी मीडियम से, एक बस, अरे तुम हिंदी मीडियम से शर्माते क्यों हो, तो बोल दो यार, मतलब हिंदी मीडियम से तुम, मतलब जिनको इंग्लिश के टर्म समझ में दिक्कत आती है, आता है सबको आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं कभी कभी हिंदी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ बहुत हैं, ठीक है, तो मुझे वो बात बाहर जाके बोलते हैं सर प्लीज हिंदी, तो फिर मैं क्लास में हिंदी बोलना चालू कर देता हूँ, ठीक है। कितने बच्चे हैं जिनको हिंदी में टर्म सुनने में अच्छा लगता है, इंग्लिश समझ में आती है ना, मतलब वो टर्म टर्म की बात कर रहा हूँ, तो बस, तो ठीक है, फिर ठीक है, चलो। तो रेस्पिरेशन मेन पर्पस क्या है भाई, एनर्जी का लिबरेशन, फॉर्मेशन, तो तभी हम कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन करो, ज्यादा से ज्यादा फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और जितना फूड का ऑक्सीडेशन होगा उतनी एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, रिलीज होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी रिलीज की बात करते हैं तो आपको पहले खाना खाना पड़ेगा, खाना पचाना पड़ेगा, खाना सेल के पास पहुंचेगा, तब जाकर के फूड का ऑक्सीडेशन होगा, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो, समझ गए ना मेरी बात, पीछे बेटा, अगर आप एनोरोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो आपको ऑक्सीजन की डायरेक्टली जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बोर्ड का यूज तब करो जब तुम लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो तो बस आई कांटेक्ट करो, ठीक है, मैं पूरे स्टेज पे ही रहूंगा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो मतलब इसका यूज लिखने के लिए करो, बाद में जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है एनर्जी का फॉर्मेशन, उसके लिए फूड का क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन, और फूड के ऑक्सीडेशन के लिए अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो ऑक्सीजन की जरूरत है, और आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बेसिक इतना ध्यान रखना है। अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, भाई फिजिकल प्रोसेस का पर्पस क्या है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसे ऑक्सीजन को ला करके टिश्यू को दे देना, टिश्यू से CO2 निकाल के वापस एटमॉस्फेयर रिलीज कर देना, ये फिजिकल प्रोसेस है। तो फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, जिनके पास गिल्स हैं तो गिल्स के थ्रू करेंगे, जिनके पास लंग्स हैं वो लंग्स के थ्रू करेंगे, जिनके पास ट्रैकियल सिस्टम है तो वो ट्रैकिया के थ्रू करेगा, आप समझ रहे हो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बॉडी सरफेस से करेगा, जिनके पास स्टोमेटा है प्लांट तो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू करेंगे, यानी फिजिकल प्रोसेस में अंतर देखने को मिल सकता है पर केमिकल प्रोसेस में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। केमिकल प्रोसेस हर सेल के अंदर, केमिकल प्रोसेस हर सेल के अंदर सिमिलर हो रही होगी, जिसमें फूड का यानी लाइक ग्लूकोज, लाइक लिपिड, लिपिड का मतलब है एक तरीके से फैट के टूटने से लिपिड बनता है, ठीक है, सिंपल शुगर जो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनती है, आप समझ रहे हो, इनका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा। डायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब है अगर मैं ग्लूकोज को टेस्ट ट्यूब में डाल करके जला दूं, बर्न कर दूं, आप समझ रहे हो, अगर मैं ग्लूकोज को लेकर के टेस्ट ट्यूब में डाल करके डायरेक्टली बर्न कर दूं तो ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो गया, पर उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अगर मैं बहुत सारे एंजाइम्स का यूज कर रहा हूं, बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे का यूज कर रहा हूं, समझना,
तो वो इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन हुआ। कैसा हुआ? वो इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन हुआ, जिसमें कई एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन हुआ। तो एक्चुअल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन है, डायरेक्ट ब्रेक डाउन नहीं है। क्लियर है? कल मैंने ये बेसिक समझाया था कि फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, जिसमें ब्रीथिंग और वेंटिलेशन इसी का पार्ट है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस का पार्ट है। कोई डाउट? फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आ गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब है लंग्स से टिश्यू के पास थ्रू हार्ट, और टिश्यू से लंग्स के पास थ्रू हार्ट। चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आ गया। और फिर फाइनली टिश्यू के पास क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाएगा, क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है कि टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कोई डाउट? क्लियर है ना? बिल्कुल। फाइनली इसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर होता है, वो केमिकल प्रोसेस है। इसको मैंने थोड़ा हिंट दे दिया था बस आपको। जो अभी अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको सेलुलर रेस्पिरेशन वाला बॉटनी के अंदर, वहां डिटेल में। जहां मैंने बताया इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन। फैट का मतलब लिपिड की बात कर रहे हैं, प्रोटीन का मतलब है अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। अगर प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 38 ATP बनेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ओनली 2 ATP बनेगी। ये बेसिक है। थोड़ा सा मैंने कल हिंट दी थी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में H2O नहीं बनता, जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। मसल्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड ही बनता है। बॉडी के बाहर बात करते हैं तो साथ में CO2 बन जाती है, जैसे फर्मेंटेशन करते हैं, ब्रेड बना रहे हैं, बियर, विस्की, वाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो वहां CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां तक कोई डाउट था? बेसिक, बिल्कुल बेसिक, यहां तक कोई कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ रहे थे हम, आज यहां से चालू करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी एमोंग, ये अभी नीट में पूछा नहीं गया अभी तक। ये एनसीईआरटी में एड ऑन हुआ था, पर नीट में अभी तक पूछा नहीं गया। इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है आगे के लिए। ये लाइन ध्यान रखनी है आपको। अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में वेरिएशन देखने को मिलता है, भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ये किस पर निर्भर करता है? क्यों नेचर ने हमारे अंदर लंग्स बनाए? क्यों नेचर ने फिश के अंदर गिल्स बनाए? क्यों नेचर ने कॉकरोच में ट्रेकियल सिस्टम बनाया? ये अंतर क्यों? ये वेरिएशन किस पर निर्भर करता है? आप बोलोगे दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो उनका हैबिटेट क्या है, कहां रहते हैं, उनकी रहने की जगह क्या है, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे स्टार्टिंग में जो एनिमल थे उनमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, सेल से मिलकर बने थे, तो उनमें ऑर्गन तो थे ही नहीं। जब सेल है तो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूज ही तो करेंगे। समझ रहे हो? धीरे से एवोल्यूशन हुआ, सेलुलर से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता गया। ऑर्गेनाइजेशन में चेंज और वातावरण, इनके हिसाब से जो पानी में रह रहे थे, और ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा हो गया? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो उन्होंने अपने अंदर गिल्स डेवलप कर लिए। जो टेरिस्ट्रियल थे, लैंड पर रहते थे, उन्होंने अपने अंदर लंग्स डेवलप कर लिए। समझना मेरी बात? जो पानी में रहते थे पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप का था, सेलुलर। समझना, ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप का था, सेलुलर। समझना मेरी बात? तो उन्होंने बॉडी सरफेस ही यूज कर ली। हैबिटेट उनका पानी था, जैसे पानी के हैबिटेट में मछलियां भी रहती है और स्पॉरीफेरा भी रहते हैं, पर दोनों का हैबिटेट सेम है, पर ऑर्गन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अंतर है ना। उनके अंदर सेलुलर है, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो इसलिए वहां पर गिल्स बने, वहां पर जनरल बॉडी सरफेस हुआ। यानी दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो डिसाइड करते हैं किस एनिमल के पास किस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने चाहिए। इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो हैबिटेट ध्यान रखना है आपको, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा जाएगा आपको। तो जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब एनसीईआरटी के एग्जांपल, एनसीईआरटी को ही डीकोड करेंगे। ठीक है, कल से मैं एनसीईआरटी साथ भी लेकर के आऊंगा, तुम सबको एनसीईआरटी लेकर के आनी है। हर लेक्चर के बाद एनसीईआरटी कंपलसरी है, जितना पढ़ा दिया इतना एनसीईआरटी का पैरा। हर लेक्चर के बाद 15 से 20 क्वेश्चन, 10 से लेके 20 जो भी इतने टॉपिक पे बनेंगे वो कंपलसरी हैं। कितने लोगों को क्लिकर मिल गया? क्लिकर कितनों को मिल गया? अच्छा ठीक है, तो अभी क्लिकर वाला मैं तो रोक रहा हूं, अभी सबको मिल जाएगा अभी मुझे लग रहा है।
2-4 दिन में क्लिकर मॉड्यूल अम्ब्रेला शायद आज ही मिल जाएगा तुम्हें। कल अम्ब्रेला बोल रहे थे तुम क्या? हाँ तो आ गए हैं, ठीक है। अभी 1000 से ज्यादा आ गए हैं, तो मिल जाएंगे वो भी तुम्हें, ठीक है। सब चीजें मतलब आ रही है, तुम मतलब देखो एक्चुअल में अब बेंगलोर से यहाँ शिफ्टिंग में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर यहीं लोकल हो रहा होता तो चीजें हो रही हैं, तो उनका अपना पुराना चल रहा है, तो वहां से शिफ्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। सब चीजें होती जाएंगी, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से चीजें लेके चलेंगे। और मैं मेरा सच कह रहा हूँ, मतलब जो मेरी डिस्कशन है सबसे, कि इसको सबसे बेस्ट बनाना है, ठीक है। उसमें तुम्हारा भी पार्टिसिपेशन लगेगा, तुम्हें बस रिजल्ट पे काम करना है, तुम्हें टेस्ट पे काम करना है, और धीरे धीरे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होती जाएंगी पूरी, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी के पैरा में, बस उतने भी फोकस करो, बहुत फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड लेकर के आएंगे, ठीक है। और कंसेप्ट सारे ऐड करते जाएंगे, जिससे कि एग्जाम हॉल में डाउट ना आए। बायो में 360 तो 360 आने चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन, और स्पीड के साथ 45 मिनट के अंदर आपको पूरी बायो करनी है। आप समझ रहे हो, वो स्पीड करनी है आपको, वो प्रैक्टिस करनी है, तभी बायो आपको आती है। अब कैसे आएंगे समझना मेरी बात, एग्जाम्पल कैसे याद रखने, मैं सिंपल लिखूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पॉलीफेरा की, ठीक है। या कह सकते हैं, मैं पहले स्ट्रक्चर की बात कर लूं। सबसे पहले किस टाइप का ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गन थे, आप बोलोगे जनरल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस लिख देता हूं, बॉडी सरफेस। फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर किस टाइप के ऑर्गन आए बॉडी सरफेस के बाद, आप बोलोगे मॉइस्ट क्यूटिकल और मॉइस्ट स्किन। देखो कुछ एनिमल के पास क्यूटिकल होती है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ के पास क्यूटिकल की जगह सिंपल स्किन होती है तो स्किन से रेस्पिरेशन कर लेते हैं, पर मॉइस्ट होनी चाहिए, तभी आप स्किन और क्यूटिकल को यूज कर सकते हो रेस्पिरेशन के अंदर, समझ रहे हो। हाँ, तो एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने मॉइस्ट क्यूटिकल, और एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने मॉइस्ट स्किन। जब भी क्यूटिकल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, किसकी बात करेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एवोल्यूशन हुआ आगे, आगे जाके जरूरत एनिमल में किस किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला आपको, ठीक है। गिल्स के थ्रू कह सकते हो, गिल्स, या गिल से भी पहले ट्रैकियल लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, ट्रैकियल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल के लिए टर्म क्या यूज करोगे जरा बताओ, ट्रैकियल। ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और इवोल्यूशन हुआ, एनिमल के पास और किस टाइप के ऑर्गन आए जरा बताओ, गिल्स। अच्छा, गिल्स के लिए क्या यूज करोगे, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या करेंगे, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे आप जो बनेंगे। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, हाँ बेटा क्या, मॉइस्ट स्किन, हाँ स्किन मतलब क्यूटिकल, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो क्यूटिकल एक लेयर होती है जानते हो, ठीक है। अच्छा, उन्होंने दो कॉमन टर्म यूज कर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मॉइस्ट स्किन, देखो क्यूटिकल एक लेयर होती है, जहां क्यूटिकल होगी वहां क्यूटेनियस टर्म यूज करेंगे, पर स्किन के लिए भी आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टर्म यूज कर सकते हो, लास्ट में दे रखा है उन्होंने ब्रैकेट के अंदर। हाँ हाँ हाँ, मैंने एनसीईआरटी का पैरा यूज कर लिया है इसके अंदर। नहीं, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये तो पुरानी एनसीईआरटी है बहुत, तो चेंज कर ले भाई, थोड़ी तो ज्यादा नहीं, एक लास्ट ईयर की तो भी चल जाएगी, ये तो बहुत पुरानी लग रही है मुझे, चेंज कर दो। ये 200 कितने की आती है एनसीईआरटी है? तो अब नोट्स बना, दोबारा बना लो। अब तुम समझो, तुम सोचो ये लाइन भी नहीं है इसके अंदर, कितनी पुरानी लाइन है, तो इसका मतलब बहुत पुरानी एनसीईआरटी है। अब दोबारा बना रहे हो ना, अब इतनी इतनी जगह, काफी जगह दे रखी है, यहाँ नोट्स बनाते जाओ यहाँ पर अच्छे से, वो स्टिकी वाले आते हैं ना पेपर, यहाँ अटैच करते जाओ, उनके अंदर स्टेपल करते जाओ,
पर एनसीईआरटी चेंज करो भाई, बहुत पुरानी है वो। तो ये देखो साफ साफ दे रखा है, क्यूटेनियस मॉइस्ट स्किन, ठीक है कॉमन, देखो क्यूटेनियस कॉमन सबके लिए, दोनों के लिए दे रखा है। मॉइस्ट स्किन बस एग्जांपल अलग अलग कर दे रहा हूं मैं, ये दोनों के लिए मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल में थोड़ा सा अंतर है, जहां स्किन टर्म आ जाएगा ना, तो वहां स्पेशली एग्जांपल दे रखा है क्या उन्होंने, फ्रॉग, और वो दे रखा है अर्थवॉर्म। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अर्थवॉर्म के पास स्किन टर्म नहीं आता, अर्थवॉर्म का स्किन नहीं होती, ठीक है। और क्यूटेनियस दोनों के लिए लगा दो, कोई नहीं, ठीक है। अच्छा अभी टर्म यूज करते हैं हम ब्रेनकियल, किसके लिए लगाएंगे, गिल्स के लिए। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा जो पूछने की प्रोबेबिलिटी है, दो क्वेश्चन आएगा, स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर पूछेगा, एक स्पेशल वेस्कुलर बैग पूछेगा। तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, जब बैग पूछेगा, बैग का मतलब थैले, थैले का मतलब है एल्वेओलाई की बात कर रहा है, लंग्स हमारे थैले हैं, छोटे छोटे एल्वेओलाई हैंग कर रहे हैं, तो समझ लेना लंग्स की बात कर रहा है तो बैग की बात कर रहा है, और लंग्स की बात नहीं कर रहा, गिल्स की बात कर रहा है तो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। याद रहेगा ये वाली बात, यही कंफ्यूजन होगा तो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो यहां स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। और अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो क्या टर्म यूज करेंगे, एक तो पल्मोनरी बोलेंगे लंग्स को, ठीक है। कल मैं सिर्फ पूछूंगा, रिवीजन पूछने के बेस पर होगा, बताने के बेस पर नहीं होगा, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्या टर्म यूज करेंगे इसके लिए, पल्मोनरी के लिए, स्पेशल वेस्कुलर बैग, स्पेशल वेस्कुलर बैग टर्म आ जाएगा, बैग्स। जब बैग आ गया तो समझ लेना हम बात किसकी कर रहे हैं, लंग्स की, और जब स्ट्रक्चर आ गया तो समझ लेना बात किसकी कर रहे हैं हम, इसकी। बस अब बात कर लेते हैं एग्जांपल। जब स्टार्टिंग की बात है, सिंपल टाइप के एनिमल थे, ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप का था, पॉरीफेरा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर, टीनोफोरा के अंदर, प्लेटियलमंथीज के अंदर, आप समझ रहे हो। एस्केलमंथीज बॉडी सरफेस यूज करते हैं, पर वो एग्जांपल है ही नहीं आपके सिलेबस के अंदर जो एक्चुअल में बॉडी सरफेस, क्योंकि आपके एग्जांपल में राउंड वॉर्म है, राउंड वॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जरूरत ही नहीं गट में रहता है, ठीक है। हुक वॉर्म है, लिवर फ्लूक है, आप समझ रहे हो, ये अंदर रहते हैं, ये टोटली एनारोबिक करते हैं, इनको बॉडी सरफेस की जरूरत ही नहीं है। तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल कहां से कहां तक दे रखे हैं, पॉरीफेरा से लेकर के प्लेटियलमंथीज तक दे रखे हैं, ठीक है। पॉरीफेरा टू प्लेटी तक दे रखे हैं, एसके एनसीईआरटी ने दे रखा, प्लेटी है एसके, एसके तक दे रखा है, तो एसके कर देते हैं, क्योंकि एसके में टोटली जो तुम्हारे एग्जांपल है, क्योंकि प्लेनेरिया एग्जांपल प्लेटियलमंथीज का है, ठीक है, और प्लेनेरिया दे रखा है एनसीईआरटी में, आगे जब तुम पढ़ोगे ना, तो मैं एनसीईआरटी ले लेते हैं, पॉरीफेरा टू एस्केलमंथीज। अच्छा उस वाले बैच में भी एसके लिखा ही दूंगा फिर मैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। पॉरीफेरा के अंदर प्लेनेरिया मत भूल जाना, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है, प्लेनेरिया यहां नहीं, वहां एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। मॉइस्ट क्यूटिकल का सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, अर्थवॉर्म, ठीक है। अच्छा मॉइस्ट स्किन का एग्जांपल क्या दे रखा है, फ्रॉग, फ्रॉग एडल्ट या लार्वा, अच्छा नेटवर्क ऑफ टिब्यूल, इंसेक्टा में क्या, इंसेक्टा में कॉकरोच, बस इंसेक्टा में सभी में होता है, पर कॉकरोच एग्जांपल दे रखा है इसलिए। जोर से बोल बेटा, कुछ पूछ रहा था कोई बच्चा। एसके हेलमिंथीज राउंड वॉर्म होते हैं, राउंड वॉर्म गट के अंदर रहते हैं, गट में वो रेस्पिरेशन नहीं करते, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत नहीं होती, आप समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ CO2 वो निकाल सकते हैं बॉडी सरफेस से, पर ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं वो। हाँ
स्पॉन्जिस, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन कर लेते हैं। जैसे पॉरीफेरा है बॉडी सरफेस से कर लेता है, सिलेंडेटा है बॉडी सरफेस से कर लेता है, टिनोफोरा है बॉडी सरफेस से कर लेता है, क्योंकि वो वाटर के अंदर होते हैं, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं, लाइक फिश। नहीं कुछ और पूछना चाह रहा है तू, है ना? एस्केलमंथीस, तू उधर उधर मत देख, जब पूछा करो बस टीचर को देखा करो। एस्केलमंथीस इनवर्टिब्रेट में, यही पूछ रहे थे क्या? सुनो, यहां पर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट का कंसेप्ट नहीं है। यहां पर मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो हैबिटेट क्या है उनका और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर हम पॉरीफेरा की बात करते हो तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिलिंट्रेटा की बात करते हो, टिनोफोरा की बात करते हो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और यहां पर एस्केलमंथीस की बात कर रहे हो तो वहां तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एस्केलमंथीस मैंने फिर कंफ्यूज हो गए। एस्केलमंथीस में एक्चुअल में सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो मतलब जो सेलुलर लेवल करते हैं वैसा वो करे। वो गट के अंदर रहते हैं, गट समझ रहे हो, हमारी आंतों के अंदर रहते हैं, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती तो वो बॉडी सरफेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है, CO2 रिलीज करने में, पर ऑक्सीजन वो यूज नहीं करते। नहीं समझ में आया? नहीं आया? गट में रहते हैं, गट में ऑक्सीजन नहीं होती, हम जो सांस लेते हैं जब माउथ से लो नाक से लो, वो आपकी कहां जाएगी? लंग्स में ही जाएगी। गट में एयर नहीं होती, गट में कोई एयर नहीं होती, ठीक है। हाँ, गिल्स की बात करते हैं, गिल्स कहां देखने को मिलेंगे? देखो, एक तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है फ्रॉग। फ्रॉग में क्या? लार्वा। लार्वा बिल्कुल फिश जैसा होता है, पानी में रहता है और टोटली गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ये ध्यान रखना। एम्फीबिया देगा, फ्रॉग देगा, लार्वा जरूर देगा, ठीक है। एम्फीबिया, फ्रॉग, लार्वा, फ्रॉग का लार्वा। इसके अलावा एग्जांपल और क्या ध्यान रखने हैं आपको? फिश। और क्या ध्यान रखने हैं आपको? एक्वेटिक टर्म आ जाए कहीं पर भी, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, चाहे वो एक्वेटिक इंसेक्ट हो, आर्थ्रोपोडा हो, आप समझ रहे हो, या वो एक्वेटिक मोलस्का हो। एक्वेटिक लगा हुआ है तो भाई पानी में ही करेगा, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। और एक्वेटिक लगा हुआ है गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा भी हो सकता है, ऑर्थ्रोपोडा भी, या मोलस्का भी हो सकता है, ठीक है। तीन ही याद रख लो। अच्छा, बैग का देखने को मिलेंगे, एम्फीबिया से लेकर के मैमल सबके अंदर में पूरे कॉर्डेटा। अच्छा, एम्फीबिया से लेकर के मैमेलिया सभी के अंदर मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो तभी तो फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन एक तरीके से नहीं होता। फ्रॉग रेस्पिरेशन क्यूटेनियस भी करता है, फ्रॉग रेस्पिरेशन बुक्कोफेरेंजियल भी करता है, फ्रॉग रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू भी करता है। जैसे अगर वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर है, लैंड पर है, तो लंग्स यूज करेगा, ठीक है। अगर वो हाइबरनेशन एस्टिवेशन वाली कंडीशन में है तो अपनी बॉडी सरफेस से करेगा, ठीक है। अगर आधा पानी में माउथ ऊपर निकला हुआ है तो बुक्कोफेरेंजियल करते हैं, माउथ खोल करके बकल कैविटी से डिफ्यूजन करते हैं। तो उसमें तीन तरीके हैं, ये आपको याद रखना है, कल पूछूंगा इसके बारे में मैं, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है, क्यूटिकल एक लेयर होती है, ठीक है, स्किन एक अलग लेयर होती है, ठीक है। दोनों को क्यूटेनियस, क्योंकि क्यूटेनियस का मतलब दोनों के लिए कॉमन टर्म लगा सकते हो, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पर क्यूटिकल का स्ट्रक्चर अलग होगा और स्किन का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होगा, उसके बेस पर है। मॉइस्ट का मतलब है नमी युक्त होगी, बस सिंपल सी बात है। लिख लिया इतना? हाँ, एसके, हाँ हाँ, जैसे एस्केलमंथिस एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, पहली बात क्लियर। तुम क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछो। वही मैं कह रहा हूं, एस्केलमंथिस एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है ना।
अभी तुम बोल रहे हो दे रखा है। देखो रेस्पिरेशन का मतलब है जिसमें प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, ठीक है। आप समझना मेरी बात। एस्केलमेंथीज टोटल जितने भी एग्जाम्पल हैं वो गट वाले ही हैं आपके सिलेबस के अंदर, तो एनसीईआरटी वालों ने उसको इंडिकेट ही नहीं किया। प्लेटियलमेंथीज का एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है, प्लेनेरिया। समझ रहे हो, इसलिए उसने प्लेनेरिया लिखा है। वो तो मैं पूछ के रहा था मैं, प्लेनेरिया लिखा होगा उसके अंदर, तो बच्चों ने कहा नहीं एस्केलमेंथीज भी लिखा हुआ है। एस्केलमेंथीज आप एडिशनल एडवांस में लिख सकते हो पर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। समझ रहे हो, इसलिए मैं एनसीईआरटी के हिसाब से लिखाऊंगा तो प्लेटी लिखाऊंगा यहां पर। मैं वही तो कह रहा था कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, अब एडवांस चीजें मत लिखो। एनसीईआरटी यहां प्लेटी लिखती है, प्लेटी में भी प्लेनेरिया। इसमें प्लेनेरिया, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करो, जब एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं तो नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो कर लो। हाँ तो फ्लैट बॉम्ब, प्लेटियल मंथीज फ्लैट बॉम्ब तो होते हैं। अरे अच्छा, तुम्हें ये लिखूं क्या, मैं इसको समझाऊं। एक राउंड बॉम्ब होता है गोल क्रमी, एक फ्लैट बॉम्ब होता है चपटे क्रमी। फ्लैट बॉम्ब को हम प्लेटियल मंथीज बोलते हैं और राउंड बॉम्ब को हम एस्कियल मंथीज बोलते हैं। फ्लैट बॉम्ब लिख दो उसको, चलो। प्लेनेरियस का एग्जाम्पल है, प्लेटियल मंथीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट बॉम्ब। एक ही बात है। अच्छा पढ़ाएंगे अभी एनिमल किंगडम, ठीक है। फ्लैट बॉम्ब एक ही बात है, फ्लैट बॉम्ब बोलो, प्लेटियल मंथीज बोलो। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, ठीक है, जो बॉडी सरफेस यूज करता है, ठीक है। जो बाहर जो गट के अंदर होते हैं, जो बॉडी के अंदर होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और जहां एनारोबिक है वहां बॉडी सरफेस की जरूरत नहीं है। ये फ्री लिविंग है, प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, बाहर रहता है। यहां तक कोई डाउट। एनसीईआरटी के पैरा क्लियर, आगे बढ़ो। अब एनसीईआरटी बोलती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रही है। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करेंगे उसको। थ्योरी में इन्होंने अपर की बात की है पर डायग्राम नहीं बनाया। थ्योरी के अंदर इन्होंने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की है, नॉस्ट्रिल से लेकर के, ठीक है, ट्रैकिया तक की, पर डायग्राम नहीं बनाया। डायग्राम में इन्होंने ट्रैकिया से लेकर के एल्वुलाई तक की बात की है, ठीक है। तो पहले मैं अपर की बात कर लूं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखो देखो ड्रॉ कर लो उसको फटाफट।
नोट करते आ रहे हो ना? चलो, बेसिक स्ट्रक्चर है अपर वाले पार्ट का जो एनसीईआरटी की थ्योरी में इसका जिक्र किया है, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल का मतलब है बाहरी नथुने, वन पेयर होते हैं। ये अंदर एंटर करते हैं, एक चैम्बर दिख रहा है, इस चैम्बर को हम नेजल चैम्बर बोलते हैं, नेजल चैम्बर। और नेजल चैम्बर एक अंदर से फिर एक ओपनिंग होती है जो फेरिंग्स में खुलती है, इसको इंटरनल नोस्ट्रिल बोलते हैं, जो अंदर से खुल रहे हैं फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज, एक कॉमन रास्ता है जिसमें एयर भी जा सकती है और फूड भी जा सकता है। अब नीचे दो नलियां दिख रही हैं आपको, एक एयर पाइप है, एक फूड पाइप है। एयर पाइप मतलब ट्रेकिया की बात कर रहे हैं, फूड पाइप मतलब ईसोफेगस की बात कर रहे हैं। इनकी ओपनिंग के अलग अलग नाम होते हैं। ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, और उसको ढकने के लिए कार्टिलेज का फ्लैप होता है, इसको एपीग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ट्रेकिया के बगल में दे रखी है दूसरी नली, वो है ईसोफेगस, इसकी ओपनिंग को गलिट बोलते हैं, गलिट, ठीक है। और ट्रेकिया की स्टार्टिंग में जो एक पूरा कार्टिलेज का एक बॉक्स बना हुआ है, इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स, और पूरी कार्टिलेज है। कार्टिलेज कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए तेज ब्रीदिंग के टाइम पर, तो यहां पर एक सी शेप दिख रहे होंगे आपको, हाइलीन कार्टिलेज हैं, सी शेप हैं। कैसे हैं बेटा? सी शेप। आगे वाला पार्ट जहां माउथ होता है वो वेंट्रल साइड होती है, उसका अपोजिट वाला पार्ट डॉर्सल होता है। तो वेंट्रल साइड पर तो कंप्लीट है, बट डॉर्सल साइड पर वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज हैं। आप समझ रहे हो ना? अगर ये बेंच एक आगे आ जाएगी तो विजिबिलिटी सही नहीं होगी। एक, अच्छा, एक आने से क्या होगा, पूरी एक रो बन जाएगी आगे इसके बराबर में आके, है ना? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। आगे वाले बच्चे बोलेंगे, आगे बैठे हैं ना, पीछे वाले बच्चे अगर एक आगे आ जाएंगे तो ठीक रहेगा बस। हाँ चलो खैर ठीक है। हम्म, दिक्कत तो होगी थोड़ी सी, ठीक है। अरे ढंग से किया जाए ना, अगर तो जाने के लिए इस तरीके से पूरा दस निकाल दिया है गैलरी बना करके, ऐसे कर सकते हैं ना कि हाँ, कुछ कह रहे हो बेटा? क्या हो गया? चलो ठीक है। तो इस डायग्राम में तो कोई डाउट होगा नहीं। अब एनसीईआरटी डायग्राम की जो बात कर रही है वो नीचे वाले डायग्राम की बात कर रही है, ठीक है। तो नीचे वाले पर आ रहा हूं, हटा दूं उसको क्या? कितने रह गए? हो गए, चलो ठीक है। अगर नीचे वाले डायग्राम की बात करते हैं, ये थोड़ा देख लो, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। कर लो ड्रॉ फटाफट। ऑब्लिक फिशर दोनों जगह देखने को मिलेंगे।
3 पार्ट हो गए। देखो एक तरफ राइट लंग्स कर देना, साइज कंपेरेटिव बड़ा है, लेफ्ट कंपेरेटिव छोटा है, ऑब्लिक फिशर दोनों जगह है। फिशर मतलब सेप्टम, एक ही बात है, पर ट्रांसवर्स फिशर ओनली एक ही जगह है राइट लंग्स में। हाँ ऑब्लिक इधर भी है। यहां पर 3 लोब दिख रहे होंगे, वहां 2 ही लोब दिख रहे हैं, 1 2 3। राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होंगे और लेफ्ट में 2।
ठीक है, हार्ट आपको दिख ही रहा है सेंटर में। एनसीईआरटी देखोगे तो यहां पर उन्होंने डायग्राम में कुछ कट एंड ऑफ रिब्स दिखा रखे हैं, मतलब अगर थोरेसिक चैम्बर को कट करोगे तो आपके कटे हुए रिब्स के टुकड़े दिखेंगे आपको, कट करोगे तो कट एंड ऑफ रिब्स। बस इतना ड्रॉ कर लो पहले, ठीक है। कवरिंग ऑफ लंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन है ये, इतना लिखो पहले तो फिर मैं कराता हूं आगे। नोटबुक ऐसी बनाओ ना तो बहुत बढ़िया रहे। एक मिनट देखिए बेटा, मतलब स्पाइरल करा लो, रिम आती है तो जितने भी डायग्राम बनाओ हॉरिजॉन्टल करके तब इस तरीके से बनाओ, मतलब प्रॉपर यूज करो पेपर को, क्या दिक्कत है। ये नोट्स काम आएंगे, मतलब सिलेक्शन के बाद भी काम आएंगे, गारंटी है, ये मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ। चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे वो बायोमोलिक्यूल में करा रहा हूँ तो बायोकेमिस्ट्री मतलब वो काम आएगी, वो भी आ जाएगी काम, ठीक है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी काम आनी है, बायोटेक भी काम आनी है, मतलब जूलॉजी पूरी काम आनी है, पक्की बात है। कोई हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में काम आए, कोई सेकंड में काम आए, पर काम आ जाएगी। बेसिक यहाँ है, डिटेल वहां डिटेल में जाके पढ़ी लोगे तुम, मतलब एडवांस लेवल उसका। तो नोट्स थोड़े अच्छे से बना लो। तो तुम सीनियर हो जाते हो तो छोटे जो तुम्हारे जूनियर होते हैं तो उनको नोटबुक दे करके थोड़ा अपना काम चल जाता है। हाँ, प्लूरल फ्लूइड अब तो बताऊंगा, तो मैं अभी डिटेल में आगे लेके चलूंगा, उसको अलग से समझाना है, जगह नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सिर्फ अभी बेसिक लिख दिया मैंने। कवरिंग ऑफ लंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, वो मैं आगे अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा। हो गया कंप्लीट? अब सुनो, हाँ नहीं नहीं वो तो मैं हटा नहीं रहा, वो समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी का डायग्राम क्या कह रहा है? एनसीईआरटी के डायग्राम में एक तो एपिग्लोटिस दिखा रखा है, ध्यान से देखो, और एनसीईआरटी है तो, है ना। कल से एनसीईआरटी सब लेके आएंगे, कल से एनसीईआरटी में लाइन वाइज लाइन भी कराऊंगा, साथ ही कराऊंगा, साथ होती जाएगी, कई बच्चे उसको थोड़ा इजी हो जाएगा पढ़ना। और लैरिंग्स दे रखा है, लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स, ये मैं लिखा चुका हूं आपको। साउंड बॉक्स में कितनी कार्टिलेज होती है, ये एडिशनल पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, 9 कार्टिलेज। थोड़ा सा बाई चांस कहीं पूछ लेंगे, पुराने क्वेश्चंस में पूछा गया था इसलिए ऐड कर दिया था मैंने। 9 कार्टिलेज होती हैं। अब यहां से चालू होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया एयर पाइप है, और एयर पाइप कहीं कोलैप्स ना कर जाए, जैसे कोई पॉलिथीन पड़ी हो, कहीं ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, मान लो ये एयर पाइप है मान लो, ठीक है, अगर एयर को भरोगे तो क्या कोलैप्सिंग होने की प्रोबेबिलिटी है ना इसके अंदर, तो कोलैप्स ना कर जाए तो नेचर ने सपोर्ट के लिए यहां पर सी शेप के कार्टिलेज बना दिए, जो इसको इस तरीके से, क्योंकि आगे तो कंप्लीट होंगे पर पीछे कंप्लीट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे पीछे कंप्लीट? क्योंकि पीछे ईसोफेगस भी तो है। मान लो ये तो है ट्रैकिया, और पीछे कौन सी नली लगी हुई है? ईसोफेगस, दोनों आपस में चिपकी हुई हैं, तो कंप्लीट रिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कंप्लीट रिंग पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्लीट रिंग तब होती है पीछे कोई डक्ट नहीं होती, तो ये इनकम्प्लीट रिंग ही बन पाएगी क्योंकि पीछे ईसोफेगस लगी हुई है। और हमेशा ध्यान रखना है, जहां माउथ होता है वो वाला पार्ट वेंट्रल होता है, दूसरा वाला पार्ट डोर्सल होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो जहां माउथ है इस वाले पार्ट में तो ट्रैकिया के चारों तरफ से कवर्ड क्या है? शीशे भालीन कार्टिलेज, तो कंप्लीट रिंग्स हैं। समझ रहे हो? पीछे की साइड से इनकम्प्लीट रिंग है, तो क्वेश्चन आएगा जो शीशे फाइलिन कार्टिलेज होती है इनकम्प्लीट कहां से होती है? डॉर्सली या वेंट्रली? डॉर्सली लिखवा दिया था मैंने इधर का, हाँ, इनकम्प्लीट डॉर्सली।
तो डोर्सल साइड से ये इनकम्प्लीट होती है, कार्टिलेज होती है, कौन सी कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज होती है, डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है, जो ट्रैकिया में भी और होती है और आगे भी होती है। आगे कहां कहां तक होती है डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, चलो एक बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे मान लो भाई पीछे रीढ़ की हड्डी के जो 7 कॉलम होते हैं, क्या होते हैं, इनको सर्वाइकल बोलते हैं ना। सर्वाइकल के बाद गर्दन नीचे करो, गर्दन नीचे करो, हाथ रख के देखो, एक हड्डी बाहर निकल रही है क्या पीछे? ठीक है, जो हड्डी बाहर निकल रही है, समझ रहे हो, इसके बाद चालू हो जाओ, क्या चालू हो जाती है, थोरेसिक। थोरेसिक कितने होते हैं, 12, 12 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 5वें नंबर की जो थोरेसिक होगी, 5वें नंबर की, ठीक है, इसके पीछे डायग्राम बनाओगे तो 5वें नंबर की थोरेसिक आएगी, उसके ठीक सामने से, भाई आगे ट्रैकिया है, पीछे थोरेसिक है, तो 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने से ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ रहे हो ना ये वाली बात? तो एक्चुअल में यहां के पीछे देखोगे तो T5 रीजन है, T1 T2 T3 T4 T12 तक होते हैं। तो 5वें नंबर का जो T है, T5 रीजन, वहां से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो T5 पर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है। ठीक है, किसमें डिवाइड होती है, ब्रोनकाई। ये क्या है जो ब्रांच दिख रहे हैं आपको, ये ब्रोनकाई दिख रहे होंगे आपको। ब्रोनकाई भी एनसीईआरटी में रखा है, ब्रोनकस भी बोल सकते हो, ब्रोनकाई या ब्रोनकस, आप समझ रहे हो। ठीक है, और यहां सिलसिला रुकता नहीं है, ये सिलसिला अंदर तक चलता है, अंदर की ब्रांच और ब्रांच और ब्रांच। भाई ब्रोनकाई भी 3 हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ब्रोनक्यूल भी 3 हो सकते हैं, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी, तब जाकर के छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, इनको एल्वुलर सेक बोलते हैं। जिनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। समझ रहे हो? तो उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। अच्छा, आपसे कहा जाए कि अगर आप ब्रीथिंग कर रहे हो और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपके किस लंग्स में इंफेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट या लेफ्ट? राइट वाले कितने, लेफ्ट वाले कितने? लेफ्ट वाले ज्यादा है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पर एक्चुअल में राइट में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि राइट का जो ब्रोनकस होता है वो झुका हुआ होता है, लेफ्ट का ब्रोनकस उठा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, होता है मिड में, पर टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ रहे हो ना मेरी बात? और जहां जैसे मानो ये झुका हुआ जाता है, उठा हुआ जाता है, तो एयर किस में ज्यादा जाएगी, जो झुका हुआ है, सिंपल सी बात है। और झुका हुआ ज्यादा एयर ज्यादा जाएगी, मतलब उसमें इन्फेक्टिव एजेंट की ज्यादा एंटर करने की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी अक्सर कर कहां होगी, राइट में। समझ रहे हो? कोई डाउट? चलो, यहां तक भी क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं, राइट लंग्स में 3 है। अब फिशर समझते हो, फिशर मतलब सेप्टम। यहां पर अगर मैं बात करूं ट्रांसफर सेप्टम, ट्रांसफर फिशर ओनली राइट में मिलता है। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा फीचर है जो ओनली राइट लंग्स में मिलता है, ऐसा कौन सा फीचर है दोनों लंग्स में मिलता है, ऑब्लिक फिशर। ऐसा कौन सा फीचर है जो ओनली लेफ्ट लंग्स में मिलता है, कार्डियक नॉच। यहां दिख रही है आपको छोटी सी नॉच लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स, ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। लोब्स दोनों लंग्स के अंदर मिलते हैं, कॉमन फीचर है। ऑब्लिक फिशर दोनों लंग्स के अंदर मिलते हैं, कॉमन फीचर है। ये क्वेश्चन आएंगे, कॉमन फीचर पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक लेफ्ट और स्पेसिफिक राइट पर क्वेश्चन आएगा। यहां तक कोई डाउट? लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, आप जानते हो, लंग्स को कट मतलब पूरी थोरेसिक चेंबर को बीच में से कट करोगे, ठीक है, तो आपके रिप्स के कटे हुए एंड देखने को मिलेंगे, तो कट एंड ऑफ रिप्स बना दिए जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। डायग्राम से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है? बताते जाना। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ, इधर भी बेटा कोई कुछ डाउट? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं कि लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोनकाई में कैसे डिवाइड होती है, फिर इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल कैसे बनते हैं, उनमें शीशे भालीन कार्टिलेज कहां तक होते हैं, ये वाली बात पर आते हैं। ठीक है, अच्छा एक कवरिंग ऑफ लंग्स और रह गई, इसको और देख लो, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर।
यहाँ कार्डिक नॉच नहीं बनाई क्योंकि उसको फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस लेयर पे कर रहे हैं, ठीक है। आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा को क्या बोलेंगे? पराइटल। इनर को क्या बोलेंगे? विसरल। बस ये क्वेश्चन आता है, पराइटल किसको बोलते हैं, विसरल किसको बोलते हैं। इसके बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड। जैसे लंग्स कंटिन्यू कॉन्ट्रेक्शन करते हैं नहीं करते? मतलब लंग्स थोरेसिक चैम्बर में, चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, मतलब कॉन्ट्रेक्शन तो हो ही रहा है इनके अंदर, साथ में हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हाँ है ना। अगर दो ऑर्गन कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपस में घर्षण मतलब फ्रिक्शन हो सकता है ना, और फ्रिक्शन की वजह से पता है ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, तो उसको रिड्यूस करना है। तो हार्ट के भी दो लेयर होते हैं, पराइटल और विसरल। हार्ट में याद है, पराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। ऐसे ही लंग्स की भी दो लेयर होते हैं, पराइटल और विसरल। पराइटल मतलब बाहर, विसरल मतलब जुड़ा हुआ अंदर। इनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, जो इनको अटैच भी करता है और इनमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो एनसीईआरटी की लाइन है, इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखना। एक तो प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन को सटा के रखते हैं, उनको सेपरेट होने से रोकते हैं, पहला, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, घर्षण को रिड्यूस करते हैं। और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का बेनिफिट क्या है? डैमेज नहीं होंगे ऑर्गन, सिंपल सी बात, ठीक है, ऑर्गन को डैमेज होने से रोकने के लिए। यहां तक कोई डाउट बेटा? क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हम लोग पूरा रेस्पिरेटरी ट्री। अगर ट्री की बात करते हैं, इसको लिख लिया क्या? हाँ इसको लिख लो, एक मिनट बस। रेस्पिरेटरी ट्री अब किस तरीके से किस में डिवाइड किया है उसको, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ जाए। अच्छा थोड़ा रह गया होगा, एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको लिखो बस। प्रिवेंट सेपरेशन, हाँ, प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट सेपरेशन। प्लूरल फ्लूइड जो होता है सेपरेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, एक तरीके से अलग अलग होने से रोकता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन। जैसे मानो, अरे इस पर लिख रहा हूं, जैसे मानो एक कांच की स्लाइड है, उसमें ड्रॉप डाल दो पानी की, दूसरी स्लाइड ऊपर रख दो, चिपक जाएंगी आपस में। तो बीच में जो भरा हुआ पानी क्या कर रहा है? दोनों स्लाइड को आपस में सटा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है सेपरेशन से। तो यहां भी दोनों अलग अलग ना हो जाए, तो बीच में फ्लूइड उनको सटा के रखता है। हो गया। अब बात करते हैं ट्री। अगर ट्री की बात करेंगे तो जैसे मत देखो, पेड़ का तना होता है ना, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, पर जैसे जैसे जो आगे बढ़ता जाता है डायमीटर कम होता जाएगा, सिंपल सी बात है। ये इसका फिर आगे जाके डायमीटर कम हो जाएगा, फिर आगे जाके डायमीटर कम हो जाएगा, डायमीटर फिर कम हो जाएगा, डायमीटर फिर कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो डायमीटर क्या होता जा रहा है? कम नहीं होता जा रहा। तो ये तो आप जानते हो ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया किसमें टूटती है? प्राइमरी बोन का ही।
ये किस में टूटती है? सेकेंडरी ब्रोनकाई। ये किस में टूटती है? टर्शरी ब्रोनकाई। ये किस में टूटते हैं आगे जाकर के? इनिशियल ब्रोनक्यूल। हाँ, इनिशियल ब्रोनक्यूल तक अगर बात की जाए तो यहां पर सी शेप हाइलिन कार्टिलेज आपको मिल जाएंगे, पूरे ट्रैक में आपको सी शेप हाइलिन कार्टिलेज मिल जाएंगे। एक एक बना दे रहा हूं मैं। इनिशियल ब्रोनक्यूल तक होते पर टर्मिनल ब्रोनक्यूल में नहीं होते, यहां तक मिल जाएंगे आपको, यहां तक मिल जाएंगे पर आगे नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज ओनली प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोनक्यूल, एनसीईआरटी की लाइन है। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्मिनल ब्रोनक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, और रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल से लगे होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं खास। एल्वुलर सैक जो मिलके बने होते हैं एल्व्यूलाई, ठीक है। इनिशियल, टर्मिनल ब्रोनक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये तो हो गया एल्वुलर सैक। इधर करा देता हूं। और इसका फॉर्मेशन छोटे छोटे स्ट्रक्चर से हुआ है, इनको बोलते हैं एल्वुलाई। यूनिट ऑफ लंग्स, एल्वुलर डक्ट छोड़ो यार, एल्वुलर डक्ट नहीं लिखते हैं, सीधे एल्वुलर सैक लगो। ये सैक में डक्ट बने हुए हैं, एल्वुलर डक्ट है ये एक तरीके से। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा उसको, डिलीट कर दो। तो डेटा एनसीईआरटी पर लेके आ जाओ बस, है ना। यूनिट ऑफ लंग्स, नंबर इन बोथ लंग्स, लगभग 300 मिलियन, ठीक है। सरफेस एरिया ओनली फॉर नॉलेज 80 to 100 मीटर स्क्वायर। सिविल के क्वेश्चन आया था कि बॉडी के किस अंग का, ऑर्गन का एरिया टेनिस कोर्ट के सरफेस के एरिया के बराबर होता है। जीके का क्वेश्चन था, लंग्स का एरिया टेनिस कोर्ट के सरफेस, क्योंकि टेनिस कोर्ट का सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर होता है, तो लंग्स के सारे एल्वुलाई को खोल दोगे तो 80 टू 100 मीटर स्क्वायर ही निकलता है, तो लगभग टेनिस कोर्ट के बराबर ही होता है इसका एरिया, ठीक है। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज कहां तक देखने को मिलेंगे? कुछ खा के आए थे सुबह? कितने खा के नहीं आए? अरे भाई,
तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, ध्यान रख देना। थोड़ा खा के आना जरूरी भी है। कुछ भी करो, खा के आओ। चना खा लो चलेगा, कुछ भी खा लो यार, कुछ भी, पर खा के आओ। सत्तू बहुत ताकतवर है, पियो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सत्तू सुलाता है, पता है क्या बोलते हैं? उन्हें समझा तो सत्तू में प्रोटीन होता है, प्योर प्रोटीन, और प्रोटीन का डाइजेशन सबसे ज्यादा टाइम लगाता है। और अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपको नींद आ जाएगी। सत्तू के पचने में सारा खून वहीं लग जाएगा, दिमाग में खून नहीं जाएगा, सुलाएगा वो। नहीं नहीं, मतलब अभी तो जो मिल जाए वो खा लो, ठीक है। सुबह फल खा के आओ, समझ रहे हो? अरे कुछ भी खा लो यार, खा के आओ, मतलब बता रहा हूँ। सत्तू के लिए उसने बोला, इसलिए बता रहा हूँ। बिहार में सत्तू क्यों खा, मतलब सत्तू बड़ा फेमस है यहाँ पर, पता है ना? यहाँ पर लिट्टी चोखा में भी सत्तू होता है। जब मैं राजस्थान में था तो वहाँ दाल बाटी चूरमा चूरमा बड़ा कॉमन था। मतलब हर पार्टी में दाल बाटी चूरमा होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअल में यहाँ जो लिट्टी है ना, वो दाल बाटी जैसा ही लग रहा है मुझे। कल टेस्ट किया मैंने पहली बार, ठीक है, वैसे ही लग रहा था, पर अंदर उसमें सत्तू था। वहां सत्तू नहीं है तो वो आटे का बनता है, और उसमें अंदर आटा ही भरते हैं, पर उसको कुछ मतलब अच्छा सा कुछ बना करके बढ़िया करके। तो राजस्थान से है तो पता है तुझे? हाँ, तो उसमें कुछ भरते हैं बड़ा अच्छा सा, तो वो सेम प्रोसेस है। पर जहाँ सत्तू है, सत्तू क्यों है पता है? सत्तू प्रोटीन होती है, जानते हो ना? आटा प्रोटीन नहीं होता, सत्तू ताकतवर होता है, जानते हो ये वाली बात? क्योंकि यहाँ का इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो? तो उसी के साथ डाइट प्लान है कि मेहनत तुम ज्यादा कर रहे हो तो प्रोटीन खाओ, समझ में आया? इसलिए यहाँ मेहनती आदमी है, मेहनती आदमी प्रोटीन ज्यादा खाता है। उनसे कहो सर, प्रोटीन ही दिमाग का विकास कराती है, प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन मिस प्रोटीन जहां मिले, चाहे सत्तू में मिले, चाहे कहीं भी मिले। तब मैं तुम्हें क्या समझाया, कंसेप्ट समझाया ना? बिहार में सत्तू क्यों फेमस है, हर जगह सत्तू क्यों? क्योंकि मेहनती इंसान है। जब मेहनत करोगे तो आपको प्रोटीन चाहिए भाई। यूपी के अंदर लोग क्या खाते हैं? गुड़ खाते हैं, गुड़ जानते हो? गुड़, हाँ, वो अगर जैसे कोई बहुत मेहनत करता है, वो शाम को खाने के संग गुड़ जरूर खाएगा। गुड़ है वो थकान निकालता है, सत्तू है वो प्रोटीन एनर्जी देता है, ठीक है। अब देखोगे तुम जितने जो सुबह काम पे निकलते हैं, केले बहुत खाते हैं। केले ब्लंट तुरंत एनर्जी देता है। तुम्हें एनर्जी कभी कमजोर फील हो ना, एक ब्लैक कॉफी पी लो दो केले के साथ, एकदम खतरनाक हाइड्रोजन वाली एनर्जी आएगी। नहीं समझ में आया? बड़ी एनर्जी आएगी, तुम बढ़िया एकदम, समझ रहे हो ना? जो कहते हैं ना एग्जाम देने जा रहे हैं सर, वो कौन सी ड्रिंक होती है? वो एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल। सर वो पी के जाए नहीं जाए, वही कोई पूछने का बात है, ठीक है भाई। वो खुलेगी, वो भी हो रही है वो। अभी एक फ्लोर और ले रहे हैं नीचे, वो बंद शायद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, नीचे वाला है ना। उसमें हम कुछ चीजें सोची हैं, कैंटीन है, लाइब्रेरी थोड़ी बड़ी करने की सोच रहे हैं, तो वो छोटी लाइब्रेरी है जो नीचे है वो भी है। नहीं अभी स्टूडियो अभी लगा दिया, जब तक कि अभी हम लोगों को मिल जाए तो सब स्टूडियो शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर। पीछे 1 तारीख को मिल रहा है, उसमें हटा देंगे वहां से। चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होनी है यार, ठीक है। हमें भी नहीं अच्छा लगता वहां पे बच्चा बैठा पढ़ रहा है और मुझे कोई रिकॉर्ड करना है सपोज, वो नहीं अच्छा लगता ना, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो जल्दी से करवा रहे हैं एक फ्लोर और लेकर के, ठीक। हमारे बैठने की जगह नहीं है, सोचो कहीं अभी। ठीक है, हम भी घूमते ही रहते हैं बच्चों के संग, ठीक है। तो कहीं इतनी जगह मिल जाए इससे कि बच्चा आए तो डिस्कस करना है, डाउट करना है, तो उसके लिए वैसे यहाँ भी डाउट सिस्टम बनवा रहे हैं, ठीक है। एक नीचे फ्लोर हो जाएगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ बन जाएगा, तो मतलब चीजें ठीक है, बैठने लायक प्रॉपर आप भी बैठ सकते हो, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग जोन और एक रेस्पिरेटरी जोन। अरे क्या है ये, देखो इसको मैं लिख दे रहा हूं, बस तुम्हें नोट करना है। ट्रैकिया से चालू किया था हमने, बस एक बात ध्यान रखना, भूलना मत, टेस्ट में कुछ भी हो जाए, बिना नकल के अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, समझ गए? क्योंकि पहले तो मैं दूर दूर बैठाएंगे, नकल तो नहीं करने देंगे, मैं भी देखूंगा क्या चल रहा है उस दिन, ठीक है। और अभी हम टेस्ट यहाँ क्लास में कराएंगे, फिर एक हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे आगे जाकर के, जिसमें हम सेंटर्स कुछ हायर करेंगे, ठीक है।
मतलब उसमें थोड़े बड़े लेवल पे कराएंगे, तो फिर तुम्हारी भी रैंक देखेंगे उसमें तुम कहाँ एक्सटेंड कर रहे हो। अरे तो यहाँ टॉप कर रहे हो, वहां क्या कर रहे हो, थोड़ा पता चलना चाहिए ना। तो बस टेस्ट बेटा, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, उन टेस्ट पर डिपेंड आगे की। तो थोड़ा यार प्लीज 2 तारीख वाला टेस्ट सीरियस हो जाना। ठीक है, कंडक्शन मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, मैं 2 तारीख को जो टेस्ट होगा उसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग तक दे रहा हूँ बस। ठीक है, कल मैं उससे ज्यादा करा दूंगा। नहीं नहीं सॉरी, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी तक दे रहा हूं मैं। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी तक जूलॉजी में आएगा, बॉटनी का सिलेबस अपडेट कर देंगे आपको। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री का जितना आपको बता दें उतना एकदम सॉलिड कर लेना। क्या जी? मैं अभी अपलोड करवा देंगे उसको। ट्रैकिया, अच्छा नोट करते जा रहे हो ना? फिजिक्स की कुछ क्लास हुई तुम्हारी क्या? एक आध क्लास फिजिक्स की हुई है अभी? फिजिक्स की क्लास एक कल, अभी नहीं ना? हाँ ठीक है, आज केमिस्ट्री होगी आज, हाँ। फिजिक्स का फीडबैक फिर पूछूंगा तुमसे मैं। इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, फिर आ जाएगा लिखो तुम फटाफट तेजी से। देखो, ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोनकाई, इनिशियल और टर्मिनल ब्रोनक्यूल तक तो क्या है, कंडक्टिंग जोन। और जहां से टर्म आ गया रेस्पिरेटरी, मतलब रेस्पिरेटरी जोन चालू, रट्टा नहीं मारना है। जहां से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो रही है तो रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल लिखा हुआ है, यानी रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो जाती है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा इसके अंदर, कोई डाउट? ठीक है, बहुत सही। ठीक है, तो ये तो आपको याद रहेगा, कंडक्टिंग कहां तक है, रेस्पिरेटरी कहां तक है। अब कंडक्टिंग जोन की अगर बात की जाए तो यहां पर एपिथेलियल टिश्यू किस टाइप के होंगे कंडक्टिंग जोन में? तो कंडक्टिंग जोन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे बेटा, सिंपल, सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, सिलिएटेड, कॉल्यूमनार। डायग्रामेटिकली बात करेंगे, कॉलम शेप होंगे। इनके पास खास टाइप के सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल, जो म्यूकस को रिलीज करते हैं। वो कॉल्यूमनार में ही होते हैं, या कॉल्यूमनार का ही मॉडिफिकेशन है।
सीडो स्ट्रेडिफाइड, पर यहां जिक्र नहीं है उसका इसलिए छोड़ दिया मैंने। और सीलिया भी होते हैं इनके पास, और यूनी डायरेक्शनल फ्लो करते हैं सीलिया, एक ही दिशा में, अंदर से नीचे से ऊपर की ओर, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। समझाता हूं अभी। और ये गोबलेट सेल है, म्यूकस रिलीज करते हैं। इसीलिए इस पूरी जोन के अंदर म्यूकस होता है, पूरी जोन में म्यूकस होता है, और सीलिया उसको नीचे से ऊपर की तरफ ला रहे होते हैं। जबकि अगर नीचे वाली जोन की बात करूं, बहुत थिन एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, फ्लैटेंड। और सीलिया नहीं होती, इसलिए यहां से आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ड्रॉ करो, फिर समझाता हूं एक बार मैं इसको। कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंका, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर सेक, एल्वेओलाई। इधर फंक्शन लिखा दिए, इधर मैंने एपिथेलियल टिश्यू लिखा दिए, एक साथ एकदम क्लियरिटी आ जाए। हाँ, कौन सा? ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं इसीलिए। ठीक है, ये है गोबलेट सेल, और ये सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। कहां गया? कौन क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था, हो गया ना? हाँ, ये म्यूकस रिलीज करते हैं गोबलेट सेल, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो लिखो, फिर समझाता हूं मैं। अच्छा, ये पैनल है न्यू लाइन। क्या जी? सेम की तरह क्यों है? क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? यहाँ एपिथेलियल टिश्यू सिंपल कॉल्यूमिनार होंगे कंडक्टिंग जोन में। रेस्पिरेटरी जोन के अंदर कौन से होंगे? अच्छा, नाम नहीं लिखा मैंने, नाम और लिख दो। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। यहां तक कोई डाउट? ये भी क्लासरूम है उधर एक बच्चा कहाँ जा रहा है बार बार? कहाँ जा रहे हो बेटा? उधर क्लासरूम है क्या है? अच्छा, वॉशरूम है। यहां तक लिख लिया? करें स्टार्ट? करो करो करो, जल्दी करो। आज कंडक्टिंग वाला पार्ट पूरा कर देंगे। कल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इतना करा दूंगा मैं, जिससे कि पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी आपका टेस्ट तक का एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब ये ट्रैक तो आपको याद रहेगा ना? अगर हम आपसे पूछें ट्रैक बताओ पूरा, तो आप बोलोगे सर ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। कोई डाउट इसमें? जिनमें एल्वुलर सैक लगे हुए, सैक का मतलब बड़ा सा एक गुच्छा होगा, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, इनको क्या बोलेंगे? एल्वेओलाई। कोई डाउट? अब ध्यान रखना, कंडक्टिंग जोन कहां तक होगी ये भी रट्टा नहीं मारना है।
जहां से रेस्पिरेटरी टर्म चालू हो गया, रेस्पिरेटरी जोन चालू हो गई। समझ रहे हो? रेस्पिरेटरी जोन से ऊपर वाला कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी चालू हो गया, वहां से रेस्पिरेटरी जोन। अब बात आती है टिश्यू। भाई कंडक्टिंग जोन में थिक एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब कोल्यूमनार, कॉलम शेप, कोल्यूमनार। जबकि रेस्पिरेटरी जोन की बात करते हैं, फ्लैटन, चपटे, टाइल लाइक। समझ रहे हो? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वेमस चपटे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कंडक्टिंग जोन में काफी थिक एपिथेलियल टिश्यू है, तो वहां से डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, यहां से डिफ्यूजन पॉसिबल है। यानी रेस्पिरेटरी जोन का एक ही काम है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो यहां लिख दिया है। पर कंडक्टिंग जोन के कई काम हो सकते हैं, क्योंकि यहां सीलिया भी है, यहां म्यूकस भी है, यहां थिक एपिथेलियल टिश्यू है। तो थिक एपिथेलियल टिश्यू होने की वजह से यहां पर डिफ्यूजन नहीं होता, ओनली कंडक्शन ऑफ एयर होता है। कंडक्शन का मतलब है एयर सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो सकती है, डिफ्यूज नहीं हो सकती। कोई डाउट? तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो इसलिए यहां पर ओनली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, यहां डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं होगा, ओनली कंडक्शन ऑफ एयर होगा। कंडक्शन कहां से होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। एक्चुअल में कंडक्टिंग जोन यहां से चालू हो जाती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होते हुए कहां जाएगी? रेस्पिरेटरी जोन तक। तो पहला काम क्या होगा? कंडक्शन ऑफ एयर। जबकि दूसरा काम क्या हो गया इसका? सेकंड फंक्शन देखो क्या होगा भाई, इसमें टोटल सीलिया है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ। समझ रहे हो? तो जो भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर जाएगा तो वो म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा, और धीरे धीरे सीलिया क्या करेंगे? नीचे से ऊपर यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहे हैं, उसको अंदर जाने से रोकेंगे, ट्रैप कर लेंगे, ऊपर लेके आएंगे। समझ रहे हो? कभी कभी नहीं करता, नया होता है ना कभी कभी, और फिर ठीक है बाहर, तो वो क्या है, वो म्यूकस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, और कभी कभी इकट्ठा हो जाता है यहां पर, तुम उसको बाहर निकाल देते हो। समझ गए? तो ये सीलिया का काम यही है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, म्यूकस को ऊपर लेके आते हैं और बाहर निकाल देते हैं। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? तो यानी कंडक्टिंग एयर को फॉरेन पार्टिकल से क्लियर भी करते हैं। जैसे तुम कुछ भी, मतलब कितना भी ड्राइनेस हो, ठीक है, एयर जो निकलेगी ना वो गर्म भी होगी और मॉइस्चर भी होगा इसके अंदर। बाहर कितना भी ठंडी पड़ रही हो, निकालो तो एयर गर्म निकलेगी। तो चोट लग जाती है, रूमाल लगा के सेकना चालू कर देते हैं। नहीं, अंदर यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा है, जो बाहर अगर ठंडी है तो अंदर की एयर कैसी होगी? गर्म। अगर बाहर गर्म है तो अंदर की एयर कैसी होगी? ठंडी। समझ रहे हो? यानी कहीं ना कहीं जो एयर अंदर से आ रही है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर है। यानी ये जोन जो है ना, कंडक्टिंग जोन, एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर करने का काम करती है। ऐसा क्यों कर रही है ये? क्योंकि आप जानते हो आपके ब्लड के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जानते हो ना? एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और प्रोटीन टेम्परेचर के लिए बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव होते हैं। अगर ये ठंडी या गर्म एयर आपके डायरेक्ट ब्लड में जाएगी तो प्रोटीन डीनेचर नहीं हो जाएगा। अगर प्रोटीन डीनेचर हुआ तो उसकी वर्क एफिशिएंसी घट नहीं जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन काम करना बंद कर देगी, बॉडी के अंदर CO2 का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिससे दम घुटने से इंसान की डेथ हो जाएगी। क्योंकि CO2 की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा होती है, जानते हो ना? तो नेचर ने पहले दिमाग लगाया, उन्हें कंडक्टिंग जोन बनाते हैं, और कंडक्टिंग जोन का काम होगा कि बाहर कितनी भी ठंडी हो, पर एयर जब अंदर पहुंचेगी ब्लड में तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। बाहर कितनी भी गर्मी हो, जब एयर अंदर पहुंचेगी तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो 4 फंक्शन हो गए। एक तो ह्यूमिडिफिकेशन कर रही है, क्योंकि म्यूकस की लेयर है, और म्यूकस उस एयर को आर्द्रता, ह्यूमिडिटी लाइक बना रहा है, नहीं बाहर ड्राइनेस है, अंदर की एयर में ह्यूमिडिटी मतलब नमी होगी, ठीक है, मॉइस्चराइज होगी। तो एक तरीके से ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, क्लियर, एंड कंडक्शन। इसमें कोई डाउट? तो इसमें कोई रटने वाला काम में, तो मेरा मेन फोकस होगा रटाऊं नहीं, समझा करके तुम्हें परमानेंट याद करा दूं। कोई डाउट? याद रहेगा? अब लास्ट में हम एंटर करते हैं, टिश्यू भी क्लियर हो गए, कहां से कहां तक हमारी रिंग्स होती है क्लियर हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई की अगर बात करते हैं बेटा, तो स्ट्रक्चर ये आपको ड्रॉ करके आना है, सिर्फ ड्रॉ करके आना है। समझ गए ना मेरी बात? कोई डाउट? अब मैं बंद नहीं कर रहा हूं, रुको, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जरा बताओ उस क्वेश्चन का रिस्पांस दो मुझे। आज क्वेश्चन कम है, कल लेके आऊंगा ढेर सारे क्वेश्चन और एनसीईआरटी होगी। लास्ट 15 मिनट सिर्फ एनसीईआरटी और क्वेश्चन डिस्कशन। जरा बताओ फर्स्ट बताओ कितने, फर्स्ट हाथ उठाओ। 3। अच्छा डायरेक्ट 3 बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो, जो 3 बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट वाले कितने, सेकंड वाले कितने, थर्ड वाले कितने?
थर्ड वाले ही हैं। चलो, किसी को डाउट है थर्ड वाले क्यों होगा सर, क्यों पूछना चाह रहा है बच्चा, पूछता भी है। थर्ड क्लियर है ना सबको? पूछ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, जनरल चीजें हैं बिल्कुल। कल से क्वेश्चन लाऊंगा अच्छे, आज तो पुरानी पीपीटी वाले थे क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, सेकंड होगा, ठीक है। ये भी क्लियर है, बताओ, सब बता दोगे? भाई ऑल ऑफ दीज ड्यूरिंग catabolic reaction oxygen has to continuously provide to cell and CO2 produced by the cell have to release out this process of exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produced by cell, क्या कहते हैं इसको? भाई रेस्पिरेशन भी कह सकते हो, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन भी कह सकते हो, क्योंकि ब्रीथिंग वेंटिलेशन रेस्पिरेशन का ही तो पार्ट है। समझ गए ना मेरी बात? तो ऑल ऑफ दीज लगा दोगे। इनकरेक्ट पूछा है उन्होंने, क्या लगाओगे इनकरेक्ट? जल्दी बताओ। 4 बी, बी, डी, ठीक है, बिल्कुल सही। डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं होगा, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। आज तो तुम पूछ रहे हो, मतलब तुम बोल रहे हो, अगली बार मैं पूछूंगा, वही जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े अच्छे और लेके आऊंगा, ये तो पुराने क्वेश्चन है, अभी नए क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, बी, ये 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 सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हो ना? द टिश्यू रेस्पिरेशन रेफर टू, यस सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग होता नहीं है टिश्यू के अंदर, पल्मोनरी होता नहीं है, बोथ होगा नहीं, सी बिल्कुल सही। बोथ देखते ही बच्चा बोथ लगा देता है, इसलिए हाँ, ये तो बता दोगे यार, सिंपल है, तो ये तो कुछ नहीं है। दोनों फोर्थ सही है, क्योंकि देखो वेस्कुलर स्ट्रक्चर एक्वेटिक दोनों में लगा हुआ है, जहां एक्वेटिक आ गया दोनों के अंदर होंगे एक्वेटिक, चाहे ऑर्थोपोड हो या मोलस्कस हो। एक्वेटिक आ गया तो वहां पर गिल्स ही होंगे, और गिल्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। और एल्वुलाई को क्या बोलते हैं? बैग। बस, तो आज तक ही रखेंगे, ठीक है। हाँ पॉजिटिव, बिल्कुल, ये बहुत से मैं फॉलो करता हूँ धीरे धीरे, इसलिए क्योंकि जब भी मैं नेगेटिव हो जाता हूँ तो मुझसे नेगेटिव घटनाएं होना चालू हो जाती है, फिर मैं पॉजिटिव होता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं सही हो जाता हूँ चीजें, ठीक है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, कभी मत सोचना कि मेरा नहीं हो सकता, समझ रहे हो? अगर सोच लिया मेरा नहीं हो सकता और अनकॉन्शियस माइंड में चला गया तो नहीं हो सकता, होगा, एम्स मिलेगा, यही सोचो। हाँ, पल्मोनरी वेंटिलेशन इन लंग्स के थ्रू होने वाला वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेंटिलेशन एक ही बात है। पल्मोनरी वेंटिलेशन ऐसे बोलो, देखो टाइम, पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट निकालोगे तो वो टाइम आ जाएगा उसके अंदर, और नॉर्मल वेंटिलेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बात वही है, पर यहां तो प्रोसेस पूछ रहा है ना, तो आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करोगे। चलो आज अभी, अभी केमिस्ट्री फिजिक्स होगी क्या? ऑर्गेनिक कौन कराएगा? अच्छा बेटी सर आएंगे।
1 मिनट बैठ जाओ, सारे के सारे सब बैठो, है ना, क्योंकि बैठोगे तभी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। ठीक है, रोल नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? मतलब क्लास में बैठे बैठे दे रहे हो ना? अरे ऐसी क्लास में दे दो ना, सीट पर बैठा करके। अच्छा, तो सीट ईट के हिसाब से है, टिक होगा, ठीक है वहां पर। तो गर्ल्स जितने भी हैं वो पहले एक बार सर्किल से घूम करके उधर से आके अपने सीट पे बैठ जाना, वो टिक कर देंगे, मैं कुछ करेंगे, इनका प्रोसेस है टिक करके, समझ गए ना? पहले गर्ल्स चले जाएंगे ऐसे उधर से होके, इधर से आके बैठ जाना छाता लेकर के, फिर बॉयज सारे के सारे उधर से निकलना, आगे बैठ जाना, इधर से निकलना, आगे बैठ जाना, समझ गए ना? वो एक्चुअली उनको टिक करने में इजी रहेगा, बस और कुछ नहीं है।